सर, कल रात को मेरी इमरजेंसी में एक पेशेंट आया था जिसको ब्रेथलेसनेस की दिक्कत थी। हमने टेम्परेरी मेजर्स दे के उनकी ब्रेथलेसनेस कंट्रोल कर दी। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्लिनिकल सेटिंग में एक पेशेंट अगर हमारे पास सांस फूलने की दिक्कत लेके आ रहा है और उसकी हिस्ट्री बहुत क्लियर नहीं हो पा रही है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो पेशेंट सीओपीडी का है या एस्मा का है? डॉक्टर साहब का कहना है इमरजेंसी में रात में एक मरीज बहुत कस के सांस फूलते हुए लाया जाता है, जिसको आसानी से रिलीफ नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम आता है, पल्स बड़ी होती है, मरीज बहुत रेस्टलेस होता है, छटपटा रहा होता है। ऑक्सीजन बाईपैप लगाते हैं, नेबुलाइज कराते हैं, डेरिफाइलिन देते हैं, स्टेरॉइड, हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, मिथाइलप्रोटेजोन का इंजेक्शन देते हैं, तब जाकर के मरीज को थोड़ा रिलीफ आता है। तो ये समझना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ये ऐसा क्यों हुआ मरीज को सडनली, क्या उसको बीमारी थी, क्यों उसको अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता था। मरीज का रिश्तेदार या अटेंडेंट तो कुछ बता ही नहीं रहा है कि उसको कोई सांस की बीमारी थी। पूछने पे कि कभी कोई दमा अस्थमा रहा हो, कोई इनहेलर या पंप लेते हो, इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी हम लोगों को नहीं दी। तो इस सिचुएशन में हम क्या माने कि इसको ब्रोंकियल अस्थमा है या इसको क्रोनिक पल्मोनरी एल्वियोलर डिजीज या क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, सीओपीडी है कि ब्रोंकियल अस्थमा है? तो बहुत रेलिवेंट सवाल है, इसका उत्तर भी इतना आसान नहीं है। इसको सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अस्थमा को एक तरफ रख लें, ये अस्थमा का ग्रुप हो गया और ये सीओपीडी का ग्रुप हो गया। दोनों ग्रुप्स को अलग अलग रखते हैं। तो अस्थमा के ग्रुप में क्या बात होगी जो सीओपीडी में नहीं होगी? तो अस्थमा के ग्रुप में यह बात होगी कि अस्थमा बचपन से होता है, सिंस चाइल्डहुड होता है। तो अगर आप मरीज की मां से, बाप से या मरीज से खुद पूछेंगे तो वो ये बताएगा कि हाँ साहब, जब से 3 साल 4 साल 5 साल के थे, तो जब मौसम बदलता था, ठंडी गर्मी आती थी, बाहर ले जाते थे, धूल का एक्सपोजर होता था, धुआं लगता था, कुछ लगता था, तो ये खांसने छींकने लगते थे। कई बार ऐसा होता था कि सांस लेते थे तो सीटी जैसी आवाज साए 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 आती थी, डॉक्टर के पास लेके भागते थे। डॉक्टर वो भाप वाली नेबुलाइजर की मशीन लगाते थे और तुरंत हमारे बच्चे को आराम आ जाता था। और फिर 1-2 साल 3 साल कुछ भी नहीं होता था, फिर कभी होता था तो हम ले जाते थे। तो जहां इस तरीके की हिस्ट्री आ रही है जो चाइल्डहुड से है, तो उसको आपको ब्रोंकियल अस्थमा की तरीके से लेबल करना है, क्योंकि हमारे देश में ब्रोंकियल अस्थमा कई बार अननोटिस चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों में होता है, फिर वो जैसे जैसे बच्चा 7, 8, 9 साल का हुआ ठीक हो जाता है, फिर बीच बीच में फ्लेयर अप करता है, फिर ठीक हो जाता है। तो बहुत कंसिस्टेंटली बहुत सारे लोग उसका इलाज नहीं करते और भूल जाते हैं कि जो चीज़ कई साल पहले हुई। तो इस तरीके की अगर हम एक हिस्ट्री लेते हैं तो हमको पता लगेगा कि ब्रोंकियल अस्थमा का मरीज वो है कि नहीं। अब ग्रुप बी सीओपीडी की बात करें तो सीओपीडी के अब 2 फाड़ हो गए, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एल्वियोलर डिजीज। तो कुछ लोग सीओपीडी बोलेंगे, कुछ लोग सीओएडी बोलेंगे। इसमें क्या फर्क है? ये वो लोग हैं जो पैदा हुए तो इनमें कोई परेशानी नहीं थी, इनका लंग एकदम हेल्दी था 10/10। इन्होंने जीवन काल में जब ये 50 साल 40 साल की उम्र तक पहुंचे, 55 साल की उम्र तक, तो धीरे धीरे 25-30 सालों में इस बीमारी को उन्होंने ग्रहण किया। ये बीमारी उनके शरीर में आ गई। कैसे आ गई? हो सकता है कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हो, उन्होंने ऐसी जगह काम किया हो जहां पे खूब सारा स्मोक दिन भर इनहेल करते हो, वर्कशॉप में काम करते हो, किसी गैराज में काम करते हो, सीमेंट बनाने की फैक्ट्री में काम करते हो, सीमेंट ढोने का काम करते हो। आपने देखा होगा मजदूर जय बार सीमेंट की बोरी सर पे रखता है, कितनी सीमेंट उठती है, कोई वो मास्क नहीं लगाता, सारी सीमेंट लंग में चली जाती है। एस्बेस्टर की फैक्ट्री में जहां एस्बेस्टर बनता है वहां भी इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। जो लोग बहुत पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो लोग दिन भर सिगरेट फूकते हैं, हुक्का फूकते हैं, ऐसे लोग अपने लंग को बहुत जल्दी यूज कर लेते हैं, यानी कि लंग की क्षमता खत्म कर देते हैं। इस बीमारी को कहा जाएगा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एल्वियोलर डिजीज। अब अगर आप एक्सरे देखेंगे तो दोनों बीमारियों में फर्क दिखेगा। क्या फर्क दिखेगा? जो सीओपीडी का एक्सरे दिखेगा तो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग दिखेगा, लंग बिल्कुल गुब्बारे की तरीके से फूल के बड़ा सा दिखेगा, काले रंग का दोनों तरफ। तो आप एकदम समझ जाएंगे कि भाई सीओपीडी का लंग। जबकि अगर आप एस्थमा वाला एक्सरे देखेंगे तो एस्थमा वाला एक्सरे जो है उसमें प्रोमिनेंट ब्रोंकोवेस्कुलर मार्जिन्स आपको दोनों तरफ दिखेंगी। तो इस तरीके से आप उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आला देके क्या आ रहा है, परकस करके क्या आ रहा है, हिस्ट्री करके क्या आ रहा है, फैमिली हिस्ट्री उसकी क्या है, तो इन सब चीजों को अगर आप समझेंगे तो आप 4 से 5 मिनट का समय लगा करके
80-90% सही निष्कर्ष पर निकल जाएंगे कि हमारे मरीज को ब्रोंकियल अस्थमा की बीमारी थी या हमारे मरीज को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी की बीमारी थी। अब बारी आती है मैनेजमेंट की। अगर इमरजेंसी में हमारे पास मरीज आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें उस मरीज को रीएश्योर करना है। सबसे पहला काम, भैया ठीक हो जाओगे, अस्पताल पहुंच गए हो, या सारी व्यवस्था है, बिल्कुल चिंता मत करो, ये कह के मरीज को लिटा लेना है। उसका हेड एंड 45 डिग्री ऊपर कर देना है, उसका SpO2 नापना है कि कितना आ रहा है, फिर उसको रीएश्योर करना है, भाई गहरी गहरी सांस लेते रहो, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपके यहाँ एबीजी की जांच उपलब्ध हो सकती है तो एक एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस की जांच कर लेनी है, जिसमें आपको ब्लड का पीएच पता लगे, जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि एसिडोसिस या एल्कलोसिस तो नहीं हो रही, यानी कि पीएच अगर 7.35 से कम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसिडोसिस। और अगर 7.45 से ज्यादा है तो एल्कलोसिस करेंगे। दोनों ही कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें तुरंत हमको इंटरवीन करना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि मरीज का PCO2 गंदी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 40-45 से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए किसी का कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 50, 60, 70, 80 आ रहा है तो डर जा रहा होगा। क्यों डरना होगा? अगर तुरंत ठीक नहीं किया तो थोड़ी देर में मरीज बेहोश हो जाएगा, और जैसे ही बेहोश होगा तो उसको कह देंगे CO2 नार्कोसिस, उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिटेन कर ली। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा पैनिक सिचुएशन होती है कि भाई मरीज लाए थे तो बोल रहा था, ये बेहोश कैसे हो गया। तीसरी चीज हमको देखनी है कि PO2 कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, SpO2 कितना है। तो इससे ये पता लगेगा कि टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर अगर होगा तो PCO2 नॉर्मल रहेगा पर PO2 कम हो जाएगा, और अगर टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होगा तो PCO2 बड़ा होगा, और PCO2 बड़ा भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। इतनी चीजों में आपको एकदम से पता लगा कि आप कितनी गहराई में। अगर एबीजी बिल्कुल नॉर्मल है तो आपको सडनली समझना पड़ेगा कि कोई सेकेंडरी वायरल इन्फेक्शन हुआ है, या छोटा मोटा ब्रोंकोस्पैज्म हुआ है, या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का अटैक आया है, जिसकी वजह से सांस लेने का रास्ता ट्रैकिया डिवाइड होती है लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में, और लेफ्ट और राइट ब्रोंकस हजारों सैकड़ों एल्वियोल्स और ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होके दोनों लंग में हवा फेंकते हैं। तो वो रास्ता नैरो हो गया है, पिचक गया है किसी वजह से, जिसकी वजह से आदमी सांस खींच के ऐसे सांस ले रहा, और सांस अंदर नहीं जा पा रही है, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, सब एक्सेसरी मसल इन्वॉल्व हो रही है, खींच खींच के सांस ले रहा है। गला देखोगे कोशिश कर रहा है सांस लेने की, तो इसमें इमीडिएटली तुमको उसको ब्रोंकोस्पैज्म से रिलीफ कराना है। ब्रोंकोस्पैज्म से कैसे रिलीफ कराओगे? ब्रोंकोडायलेटेशन से। ब्रोंकोडायलेटेशन किन दवाओं से कराओगे? डेरिफाइलिन, एसिब्रोफाइलिन टाइप की दवाओं से। स्टेरॉइड कौन सा यूज करोगे? मिथाइलपेंडिजोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, इसको इस्तेमाल करोगे। इनहेलेटरी दवाओं को किनको यूज करोगे? एस्थलिन, डिओलिन, बुडिकॉर्ड, फोराकॉर्ड, इन चीजों से तुम उसको नेबुलाइज कराओगे। थोड़ा सा लो फ्लो ऑक्सीजन लगाओगे। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाओगे? कोई बताएगा ज्यादा ऑक्सीजन लगाने से क्या होगा? ऑक्सीजन रिलेटेड लंग इंजरी। ऑक्सीजन रिलेटेड लंग इंजरी नहीं होगी जी। इतनी जल्दी कैसे 2 मिनट में हो जाएगी ऑक्सीजन रिलेटेड लंग इंजरी? नो। और बताइए, ऑक्सीजन अगर आप लोग ज्यादा लगा देंगे तो ऑक्सीजन लगाते ही मरीज की ऑक्सीजन की हंगर को खत्म कर देंगे, उसकी भूख खत्म कर देंगे सांस लेने की, तो उसकी रेस्पिरेटरी ड्राइव कम हो जाएगी, और अगर रेस्पिरेटरी ड्राइव कम होगी तो CO2 रिटेन करने लगेगा। इसलिए जबरदस्ती फालतू में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की 10 लीटर पे खोल दी नहीं करनी चाहिए। हमको मिनिमम उतनी ऑक्सीजन देनी है जितने में ऐसे मरीज का SpO2 कितना मेंटेन हो? अबव 90। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, 90-92 ही मेरी एक्सपेक्टेशन है। मुझे 98 और 100 ऐसे मरीज में नहीं चाहिए। इतना काम हम लोग करेंगे तो 15 से 20 मिनट में मरीज को रिस्पांस आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो प्लान बी में फिर हम लोग बाईपैप मशीन का इस्तेमाल करेंगे। बाईपैप क्या होता है? बाईपैप का मतलब होता है कि आप मरीज को मास्क के माध्यम से कितनी ऑक्सीजन दे रहे हैं इसको तय कर देंगे, उस ऑक्सीजन को कितने प्रेशर से दे रहे हैं ये तय कर देंगे, और उस प्रेशर के बाद लंग फूलेगा तो लंग पूरा ना पिचके, इसको पीप कहते हैं, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, इसको तय कर देंगे। तो आदमी ने अपनी सांस ली, वो छोटी सांस ले रहा था, ऐसे ले रहा था, तब आपने क्या किया? उसको मास्क लगा दिया और उसकी छोटी सांस को बड़ा कर दिया। अब वो कैसी सांस ले? हंसी क्यों आ रही है आपको? हंसी मत, तो बड़ी सांस लेगा, ऐसे करे,
तो जब बड़ी सांस लेगा तो हवा ज्यादा जाएगी, जब हवा ज्यादा जाएगी तो लंग ज्यादा फूलेगा, जब लंग ज्यादा फूलेगा तो गैस का एक्सचेंज होने का टाइम ज्यादा मिलेगा, जब लंग का टाइम ज्यादा मिलेगा तो हाइपोक्सिया जो हो रही है, जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी और इन दवाओं से ब्रोंकोस्पाज्म खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मरीज को इमीडिएटली मैनेज कर ले जाएंगे। फिर सुबह अपने चेस्ट के डॉक्टर को, सीनियर कंसल्टेंट से डिस्कस करेंगे उनको और क्या करना है। हो सकता है वो कह दे पीएफटी की जांच करा दीजिए, हो सकता है वो आपसे कह दे कि भाई हमको सीटी स्कैन थोरेक्स का करा दीजिए, हो सकता है वो आपसे कह दे कि साहब हमको कोई और टेस्ट कराना है। तो उसको फिर हम लोग आगे जाकर के समय के हिसाब से देखेंगे कि क्या चीज हमको उचित लगती है, उसको हम लोग आगे जाके उसमें प्लान करेंगे। पर इमीडिएटली अगर आप इतना मैनेज करेंगे तो कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि मेजर कोई चीज आपने रेजिडेंट लेवल पे, एमबीबीएस लेवल पे ब्रॉडली मिस कर दी। इतना कर देंगे तो ठीक है। इसमें एक चीज बस रह जाती है, अगर ये सब करने के बाद एबीजी बिगड़ रहा है, ब्लड का पीएच कम हो रहा है, अगली बार पीएच आपने किया 7 आ गया, अगली बार आपने पीसीओ2 किया 80 आ गया, अगली बार आपने पीओ2 देखा 40 आ गया, तो फिर ये एक इमीडिएट इमरजेंसी होगी कि आपका मरीज बाईपैप, ऑक्सीजन और इन इलाज से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। आपको इमीडिएटली उसको इंट्यूबेशन करना पड़ेगा। कॉल फॉर हेल्प। इंट्यूबेशन आता है तो करेंगे, नहीं आता तो अपने एनेस्थेसिस्ट फ्रेंड को, क्रिटिकल केयर फ्रेंड को इत्तला करेंगे, टीम को फोन करेंगे कि वो आके आपको मदद करे। तब तक आप अपना वेंटिलेशन का सारा सामान रेडी रखेंगे, जिससे कि एवरी सेकंड काउंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आदमी आ गया और आपके पास इंतजाम ही नहीं हुआ तब तक। इतना अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूं आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक, थैंक यू।